मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म नहीं कह सकते आप उस वर्ड को, आप उस वर्ड को ये कह सकते हो जिसका सिक्का चलता है उसको काम मिल जाता है। एआई को शायद इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा है कि यार एक आदमी गा नहीं रहा, लेकिन उसकी आवाज़ तो है और उसकी फीलिंग्स नहीं आएँगी उसमें। तो एक मशीन तो मशीन ही रहेगी ना, इंसान और मशीन में डिफरेंस होता पूनम पांडे है। मैं भी सीधा वही आने वाला था। सुना है ना आपने शेर है कि शेर है डराते रहे, डराते रहे, डराते रहे। एक दिन असलियत में शेर आया, वो डरा ही नहीं, जबकि उस दिन उसको भागना था। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नर्म लहजा और प्यारी बातें सिर्फ आपके लिए। इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते। हेलो हाय नमस्कार, मैं अखिल और आप देख रहे हैं डीएनए। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे गेस्ट जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके गाने आप लूप पर सुनते रहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सागर भाटिया जी की। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीएनए पे। थैंक यू, थैंक सर, अब इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस इंटरव्यू की शुरुआत एक गाने से हो जाए तो क्या ही बात हो। यू। गाने तो सब रोज सुनते रहते हैं, मुझे लगता है कि एक शायरी से शुरुआत कर देते हैं इसकी। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ कि सब लोग जो है शायरी पे बहुत मतलब ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। तो एक नई शायरी आप सबके लिए कि माना कि हम अदब से बात नहीं करते, ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। माना कि हम अदब से बात नहीं करते, पर ये मानो कि मतलब से बात नहीं करते। ये नर्म लहजा और प्यारी बातें सिर्फ़ आपके लिए। इस लहजे में हम सबसे बात नहीं करते। क्या बात है। सर, कुछ अपने सफर के बारे में बताएं कि सागर भाटिया ने क्या क्या चीजों को फेस किया है यहाँ पर आने के लिए, यहाँ जो स्टैंड करते हुए। ये सवाल बहुत कमाल है। ज़्यादातर लोगों को 2 या 3 साल की जर्नी है मालूम मेरी। और आई स्टार्टेड माय करियर इन 2008। 2008 में मैं गिटार क्लासेस लिया करता था और जागरण में गिटार बजाया करता था। वहाँ से स्लोली करते-करते स्कूल में टीचर बने और उसके बाद फिर अपना बैंड फ़ॉर्म किया, बैटल ऑफ बैंड्स किया। 2011 में गाने की कोशिश करी, नहीं मौका मिला। 2012 में मिला मौका। 2014 में इंडियाज़ रॉकस्टार में आया, टॉप 6 में गया स्टार प्लस पे। देन धीरे-धीरे करते और सूफ़ी मैं शुरू से ही कर रहा था और अब इसको मैंने अलग तरीके से एक अलग अंदाज़ में सागर वाली कव्वाली की तरह आपके सामने पेश किया और आप बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया। सर, मैंने जैसा आपने बताया कि आप क्लासेस लेते थे, वो मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है। मैंने कहीं देख रहा था कि आप मेरे स्टूडेंट्स लेते हैं बट मैं नहीं लेता हूँ अभी। आपने बताया कि आपका सफ़र कहीं न कहीं जागरण से भी बीच में रहा है, जागरण का मेजर रोल रहा है। बहुत मेजर रोल है। सबसे पहला काम मुझे वहीं से मिला था। तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ऐसे सिंगर्स हैं जो जिन्होंने जागरण से ही मतलब जी प्लेटफ़ॉर्म मिला है। मेरे केस में और बाकी लोगों के केस में डिफरेंस ये है कि बाकी जागरण में गाते थे, पर मैं जागरण में गिटार बजाता था। ये डिफरेंस है। गिटार बजाना क्या इंस्पिरेशन क्या थी गिटार बजाने की? क्योंकि आजकल के जो लड़के होते हैं गिटार किसी और चीज़ के लिए हर सीखते हैं। हर सदी के लड़के किसी और चीज़ के लिए सीखते हैं, बट मेरे केस में ऐसा था कि थोड़ा कूल था और मैं इंस्ट्रूमेंट बहुत बजाना पसंद करता था। म्यूज़िक में शुरू से था, तो मुझे लगा गिटार मैं ईज़िली कैरी कर लूँगा और सबसे ज़रूरी गिटार एक बहुत चीप इंस्ट्रूमेंट था, उस टाइम ₹2500 में मिल गया था, तो मैंने इसलिए गिटार सीखा। पर मुझे नहीं पता था कि जर्नी यहाँ तक पहुँच जाएगी। मैंने आपके जितने भी कॉन्सर्ट्स देखे हैं, एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन रही है। आपका एक तो आपका जो कॉस्ट्यूम रहता है पूरा प्लस चश्मे। रात के टाइम भी आपके गॉगल्स वही रहते हैं, तो क्यों ऐसा क्यों भाई? भाई रात को क्या होता है ना, ये हमारी जो ज़िंदगी है वो रात को शुरू होती है जनरली, क्योंकि हम आज अगर एक देश में हैं तो कल किसी दूसरे देश में होते हैं, परसों उसके किसी और शहर में होते हैं, तो एक जो रेगुलर रूटीन है वो हो नहीं पाता। ज़्यादातर आँखें नींद से भरी होती है, तो यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ थिंग्स बिकॉज़ दिन में आप निकलते हो ना, जब आप रात को नहीं सोते हो, तो आपको बहुत तेज़ धूप पड़ती है और वो आपको अफ़ेक्ट करती है आँखों में बहुत ज़्यादा, शायद इसलिए। साइंटिफिक रीज़न भी है इसका, ओके। आपकी जो अपकमिंग सीरीज़ आने वाली है, तो उसके बारे में भी ज़रा कुछ बताएँ? सीरीज़ भी 2 तरीके की आ रही है। एक तो हर महीने मेरा एक गाना आने वाला है एंड आई एम डूइंग सोनी म्यूजिक्स द बेस्ट सॉन्ग्स रीमेक विद माय एफएम व्हिच इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम मार्च नेक्स्ट मंथ। Every month we are doing 4 remakes of every song where you will be hearing a lot of big songs like Channa Meria's remake, like Bulya's remake, Teri Diwani's remake, all the good songs remake I'm doing. नेपोटिज़्म जो बॉलीवुड में सबसे ज़्यादा रहता है, क्या वो आपको कहीं म्यूज़िक इंडस्ट्री के अंदर भी फेस करना पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म नहीं कह सकते आप उस वर्ड को, आप उस वर्ड को ये कह सकते हो जिसका सिक्का चलता है उसको काम मिल जाता है। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट को बेचोगे तो आपको जल्दी बिक जाएगा और अगर जो चीज़ नहीं बिकती उसको स्टॉक करके कोई फ़ायदा नहीं है।
हर चीज़ का एक समय आता है, हर चीज़ का एक वक़्त आता है। नाम आप दे सकते हो उसको नेपोटिज़्म, मुझे लगता नहीं है कि बॉलीवुड में आपको चांस नहीं मिलेगा अगर आपके पास टैलेंट है तो। आपके पास टैलेंट है तो आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो बहुत टैलेंटेड है पर वो कहते हैं हमें काम नहीं मिला। कहीं न कहीं जाके हम एफर्ट करना बंद कर देते हैं अपनी लाइफ़ में। कहीं न कहीं जाके हम लोगों से मिलना बंद कर देते हैं, ऐसा होता है। और मैं भी अभी स्ट्रगल ही कर रहा हूँ, मैं कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अचीव नहीं करी, मैं खुद अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ। और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को यहाँ आज डीएनए पे बैठ के बात करने का मौका मिल रहा है और आगे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। अगर मैं करण सर से मिला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अगले दिन ही मूवी में आ जाऊँगा। वो एक जर्नी है कि मैं अगर उनसे मिला तो शायद मुझे आने वाले समय में काम मिलेगा, अगर मेरे में कैपेबिलिटीज़ होंगी, मैं कॉम्पिटेंट होऊँगा। नेपोटिज़्म बिल्कुल भी नहीं होता। अभी आपने गाना सुना होगा लुट पुट गया, उसको रीमेक किया किसी पुराने सिंगर की आवाज़ में, मोहम्मद रफ़ी जी। तो क्या आपको उससे लगता है कि एआई कहीं न कहीं आकर म्यूज़िक इंडस्ट्री को भी अफ़ेक्ट करने वाला है? यार एआई को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करो तो बहुत काम की चीज़ है। इफ यू आर यूजिंग दैट एज़ अ यू नो टेक्निक टू क्रिएट सम साउंड्स देन इट्स गुड। और वैसे भी देखो, अगर आप किसी इंसान की आवाज़ किसी और पे लगा रहे हो तो उस इंसान ने ऑलरेडी इतना नाम कमा लिया कि आपको एआई की ज़रूरत पड़ रही है। तो उस इंसान को तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं जिनकी आवाज़ आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपके गाने को फ़र्क पड़ रहा है, वो गाना खूबसूरत बन रहा है उस चीज़ से, तो कोई पॉइंट नहीं। देखो, ऑटो ट्यून भी पहले लोग यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गाना और बेहतर साउंड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक आ गया, जो नई-नई चीज़ें आती रहती हैं उन्होंने एनहांस ही किया है। एआई को शायद इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा है कि यार एक आदमी गा नहीं रहा, लेकिन उसकी आवाज़ तो है और उसकी फीलिंग्स नहीं आएँगी उसमें। तो एक मशीन तो मशीन ही रहेगी ना, इंसान और मशीन में डिफरेंस होता है। मुझे अपनी जीके बढ़ाने के लिए एक सवाल पूछना था कि जो ऑटो ट्यून है, ऑटो ट्यून का क्रेज़ इंडस्ट्री के अंदर लेकर कौन आया? यार ऑटो ट्यून कब से आया मालूम? आई थिंक तेरा सुरूर गाने, तेरा 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 सुरूर एल्बम आई थी ना, आई थिंक तब से, उससे भी पहले से यूज़ हो रहा है, लेकिन जो क्रिएटिविटी से इसको इस्तेमाल किया गया है, और उसको तो देखो जितने भी रैपर्स हैं उन लोगों ने ही इसको मतलब एनहांस किया है। जबकि अब ऑटो ट्यून को वोकल टेक्सचर देने के लिए यूज़ किया जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको कंप्लीट पिच परफेक्ट करना है। कभी भी ऑटो ट्यून ना आपको पिच परफेक्ट नहीं कर सकता। पिच परफेक्ट करने के लिए आपके अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। उसके अंदर आपको खुद एक-एक नोट को उठा के ठीक करना पड़ता है। ऑटो ट्यून तो ऐसे घुमा देगा आवाज़। और सबसे पहले जो सारा ऑटो ट्यून आपने सुना है, भोजपुरी गानों में सुना है। ओके, सो परिणीति चोपड़ा जी का आपने कॉन्सर्ट सुना होगा, जहाँ पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। तो उसके बारे में मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? इतना भी बुरा नहीं गाया कि मतलब मतलब मुझे ऐसा ही लगता है कि इतना ज़्यादा ट्रोल नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, नॉन सिंगर है वो, अगर फिर भी आपने उनका गाना पसंद किया, हमने उनका गाना पसंद किया, उनकी आवाज़ में अच्छा लग रहा था तभी पसंद किया है, तो ठीक है, लाइव में हो जाता है। इंसान कोई प्रोफेशनल सिंगर तो है नहीं कि वो इतने बड़े शो पे नहीं सुर जा सकते, चले जाते हैं सुर, कोई बात नहीं। उस पे ऑटो ट्यून लग जाए तो वो ठीक हो जाएगा। इतना गाया, बढ़िया गाया हुआ था कि अगर उस पे ऑटो ट्यून लग जाता, तो वो बैलेंस हो जाता है इतना। बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून नहीं था, ऐसा था। सो मतलब इंडस्ट्री में परफेक्शन के दौर में कहीं-कहीं चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि लोग हाइप में आने के लिए कुछ ऐसा कर देते हैं, जो फिर ऑडियंस को पसंद नहीं आता। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पूनम पांडे जी की। मैं भी सीधा वही आने वाला था। यार तो आपको क्या लगता है वो हाइप है या फिर जेन्युइन उनका जो कंसर्न था वो सही था और उन्हें ट्रोल कर दिया गया? कि एक कहावत थी, बचपन से सुन रहे थे कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। सुना है ना आपने, शेर आया, शेर आया? कि शेर आया, डराते रहे, डराते रहे, डराते रहे। एक दिन असलियत में शेर आया, वो डरा ही नहीं, जबकि उस दिन उसको भागना था। तो ये गलत बात है कि आपने अपनी इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ होती है जान, उससे ज़्यादा प्यारा आपको कुछ नहीं होता। उसका मज़ाक नहीं बनाना चाहिए, मुझे लगता है कि, और वो भी एक फैन्स सबके हैं, उनके इमोशंस हर्ट हुए होंगे, शायद वो फॉलोइंग जो है उनकी वो कम होगी, उससे उनको मोहब्बत मिलनी कम होगी। ये मेरे को लगता नहीं कोई पीआर ट्रेंड था। ये सही नहीं था जो भी था, मतलब। काफ़ी लोग हर्ट हुए इस बात से। कई लोग रोए भी होंगे जो उन्हें मोहब्बत करते होंगे। तो अब उनके आँसू दोबारा अगली बार पता नहीं निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मुझे नहीं लगता। बहुत बड़ी चीज़ आ चुकी है। अब एक रैपिड फायर राउंड जहाँ पर आपको सिर्फ 1 वर्ड में जवाब देना है। जी। अंडररेटेड फ़िल्म, अंडररेटेड फ़िल्म रहना है तेरे दिल में। ओवररेटेड सॉन्ग, ये तो गलत बात है। ये नहीं, सारे बढ़िया हैं। कुछ तो होगा। कुर्ता पजामा काला, काला, काला। ओके, आपका फ़ेवरेट गाना? बहुत सारे हैं। करंट फ़ेवरेट तो
पहले भी मैं विशाल मिश्रा बॉलीवुड का किंग? ऑलवेज एक ही है, कौन? नाम लेने की जरूरत है उनका। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान। अरिजीत सिंह? वर्सटाइल, टैलेंटेड, हम्बल, कूल, काम, हार्ड वर्किंग, जितने बढ़िया वर्ड्स उनके लिए बोले जाए उतने कम। सागर भाटिया? सच्चाई, सच। काफी डेप्थ। वेल, ये थे हमारे साथ सागर भाटिया जी, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।